तो अभी तक हमने ये देखा कि अब एक से एक थिंकर्स आए जिन्होंने ये मैकेनिज्म बताया कि अगर इस तरीके से हम देश बना दें तो पूरे इलाके में ये देश बन गया। अभी गरीबों का जहां राज है, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। अगर पूरी दुनिया में ऐसे ही अलग अलग जगहों पे गरीब लोग मिलके आंदोलन करें और अपने अपने देश बना लें पूरी दुनिया में, तो हमारी पूरी अर्थ में अचानक से इतना बड़ा रेवोल्यूशन होगा कि जितने इंसान हैं सबकी ज़िंदगियां बेहतर हो रही होंगी, गरीब लोग गरीबी से निकल रहे होंगे, जो सरकारें हैं उन देशों की उन गरीबों के लिए काम कर रही होंगी, तो पूरी अर्थ जो है हमारी वो एक बेहतर जगह बन जाएगी। तो इस वजह से वो 1700s का जो टाइम था, उस टाइम को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहा गया, यानी कि ये वो टाइम था जब इंसानों को वो एक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रैक्टिकल सेंस में उसे अप्लाई करने की कोशिश भी करी। अब इसके बाद हुआ क्या, 1700 से ये आइडिया शुरू हुआ था, वक्त के साथ अलग अलग देश बनने शुरू हुए और फिर न जाने क्या क्या हुआ। इन चीज़ों को हम अलग वीडियो में देखेंगे, मैं सीरीज़ बनाता रहूँगा इन वीडियोस की। फ़िलहाल हम देखते हैं कि जब ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद ये शुरू हुआ, अलग अलग देश बनाना, तो क्या क्या हुआ और इतिहास से हम क्या क्या सबक ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इतिहास का एक सबक है देशों से रिलेटेड कि क्या हुआ, तो देश जो है, नेशंस आर बिल्ट ऑन ग्रेव्स ऑफ एम्पायर्स। जो देश हैं वो ऐसे साम्राज्यों की कब्रों पे बने हुए हैं। हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं, अपनी जान गंवाई है, जेलों में रहे हैं, न जाने क्या कुछ झेला है, तब जाके उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं राजाओं से, उन चर्च के पुजारियों से, और जो अलग अलग धर्मों के जो पुजारी लोग हैं सबसे लड़ाइयाँ करी हैं, तब जाके देश बने हैं और तब जाके अधिकार मिले हैं जो आम लोगों को, गरीब लोगों को। और ये जो आज़ादी मिली है कि वो गरीब हैं लेकिन स्टिल उनके पास इतनी ताकत है कि वो वोट दे के फैसला करते हैं कि सरकार में कौन होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत लड़ने झगड़ने के बाद मिली हैं दुनिया के लोगों को। दुनिया का पहला सबक तो ये है इतिहास का। इसके बाद अब एक और चीज़, दूसरा सबक, अब जिन लोगों ने ये सोचा था कि अलग अलग देश बनेंगे, इंसानों की ज़िंदगियां बेहतर होंगी, गरीबों को हक और अधिकार मिलेंगे, तो उन्होंने ये सोचा था कि ये जो जितने अलग अलग देश बनेंगे, क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन है, जितने देश बन रहे हैं सबके सब गरीबों के देश हैं, तो जितने गरीब हैं एक दूसरे के, आम लोग हैं, ये सब आम लोग कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, जिससे कि ये सब एक दूसरे की मदद कर सकें, जिससे कि सब देशों की सरकारें इन गरीबों के लिए काम करें। लेकिन हुआ दरअसल में ये हुआ सच्चाई में कि जब देश बनने लगे तो अब नेशनल आइडेंटिटी उन पे हावी हो गई। तो अब ये जो वाली जो कनेक्शन था कि पूरे जितने इलाके हैं सबके गरीब लोग मिलके अपने अपने देश बना लें, ये कनेक्शन टूटने लग गए। तो जो समाज कभी सोचा गया था कि अलग अलग इलाकों के लोग आपस में दोस्ती में रहेंगे और ये जो रूलिंग क्लास है, क्योंकि रूलिंग क्लास जो था पूरे दुनिया में रूलिंग क्लास सबका मिला हुआ रहता है। आज के वक्त में भी हमारे आज के टाइम के जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो किसी एक देश के नहीं, किसी एक एरिया के नहीं, वो सब मिले हुए रहते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। देश गरीब लोगों के लिए होते हैं, अमीर लोगों के लिए देश नहीं होते। अमीर लोगों का ये कहना, अमीर लोगों का एक देश नहीं होता, अमीर लोगों के लिए सभी देश हैं। उनका एक घर इस देश में, दूसरा घर इस देश में, वो जिस देश में जाके ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, और हर देश के अमीर अमीर लोगों से उनकी दोस्ती होती है। तो रूलिंग क्लास के जो लोग हैं वो आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। और उस ज़माने में भी यही होता था। उस ज़माने में भी राजा महाराजा लोग आपस के राजघरानों में शादी करते थे, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। और कभी फैमिली गैदरिंग्स होती थी तो ऐसा होता था कि जैसे क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनके यहाँ जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी तो कहीं जर्मनी से लेके, रशिया से लेके, हंगरी, ऑटोमान, हर जगह से राजा महाराजा लोग पहुँचते थे, राजकुमार लोग पहुँचते थे, और सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेशन में आते थे वो लोग। तो होता ये सोचा ये गया था जितने गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, एक दूसरे से दोस्ती रखेंगे और वो इस रूलिंग क्लास के खिलाफ एक संघर्ष में रहेंगे
कि ये रूलिंग क्लास थोड़ा सा नॉर्मल हो और इन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मिल सकें, इनकी जिंदगियां बेहतर हो सकें और इनकी सरकार, इनकी पुलिस इन गरीबों के लिए काम करे और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहें। लेकिन जब ये देश बनने लग गए, अब जब ये अलग सब देश हो गए, तो अब होने ये लगा कि रूलिंग क्लास तो चलिए आज भी सेम है, अब ब्रिटेन के गरीबों के खिलाफ अगर कोई कानून आएगा, ब्रिटेन के गरीबों के हाल खराब हैं, तो जर्मनी के गरीब लोग ये सोचेंगे कि अरे यार ब्रिटेन के हाल ब्रिटेन जाने। हिंदुस्तान में गरीबों पे जब आँच आएगी तो जर्मनी के लोग या ब्रिटेन के लोग हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सोचेंगे अरे यार ये हिंदुस्तान का वो लोग जाने, और वहाँ पे होगा तो हम हिंदुस्तान के लोग सोचेंगे यार ये तो अंग्रेज लोगों का उनका देश है, वो जाने। तो जब देश बनते चले गए तो एक्चुअली में जितना ये जो कॉमन बॉन्ड था, ये कॉमन बॉन्ड सारे गरीब लोगों का, ये टूटता चला गया। ये इतिहास का दूसरा सबक है। अब इसके बाद जब देश बन गए तो अब देश में राज किसका होगा? सरकार का। सरकार कौन बनाएगा? जो चुनाव जीतेगा। तो अब राज जो है वो किसी को भी मिल सकता है। तो पहले के जमाने में राज सिर्फ राजाओं के पास होगा। राजा अगर मर गया तो राजा के खानदान का ही कोई दूसरा राजा बनेगा। यहाँ कोई भी आदमी राजा बन सकता है। तो यहाँ पे शुरू होता है राज किसका होगा और राज कैसे होगा, यानी कि अब देशों में शुरू होता है एडवेंट ऑफ पॉलिटिक्स। और ये जो चीज़ है, ये इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं और दुनिया में इससे बुरी चीज़ कोई नहीं। डिपेंड करता है ये चीज़ किसके हाथ में है। और एक और सबक इतिहास का क्या, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ताकत जिसके पास आती है वो आदमी बेईमान होता चला जाता है, उसके अंदर बुराइयां बढ़ते चली जाती हैं। और इसका उल्टा भी पूरी तरीके से सही है कि जो ताकत वाली पोजीशंस होती हैं ये अपने आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो लोग पहले से ही बहुत बुरे होते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा बेईमान होते हैं, पापी होते हैं, घटिया लोग होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चाहत होती है कि हमारे पास ताकत हो, क्योंकि हमारे पास ताकत हो पाएगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा वैसा। और यहाँ पे जब देश बन गए अलग अलग और इसके बाद के वक्त में जब चुनाव होने शुरू हुए, जब देश आगे बढ़े, तो होने ये लगा जितने अक्लमंद लोग हैं, कायदे के, अच्छे दिल के, अच्छे दिमाग के, अच्छी सोच के लोग हैं, सब के सब लोग या फिर इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं। और पॉलिटिक्स ये जो पेशा है, जो पेशा देश और दुनिया का फैसला करेगा, ये पेशा उन लोगों के हाथ में आ गया अगले के वक्त में, अगले ज़मानों में, जो लोग सिर्फ ताकत चाहते थे, सिर्फ पावर हंग्री लोग पॉलिटिक्स को परस्यू करते थे, वही चुनाव लड़ते थे, वही जीतते थे और फिर न जाने क्या क्या करते थे। अगर आप इतिहास खोल लीजिए, आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि ऐसा ऐसा क्या करते आए इंसान। तो खैर, अब शुरुआत हुई राजनीति की। देशों में होंगे चुनाव और चुनाव में पूरे समाज में एक तरफ है रूलिंग क्लास, जिनके पास ज़्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहले के ज़माने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन हुआ करती थी, फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन के साथ साथ अब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये भी हो गए हैं। तो जिन लोगों के पास रूल्स, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं पूरे, जिनके पास एसेट्स हैं सारे, तो एक तरफ रूलिंग क्लास के लोग चाहते हैं कि जो सरकार बने वो सरकार उनसे छीने नहीं, उनका कुछ छीना ना जाए। जो ऐशो आराम, जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रहे हैं, हम उनको मिलते रहें। इनफैक्ट सरकार ऐसे कदम उठाए, ऐसे काम करे कि उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरी तरफ है वर्किंग क्लास, जो काम करने वाले लोग हैं, इनके फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो इन लोगों के लिए नौकरियां करते हैं। तो वर्किंग क्लास के लोग चाहते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे। तो एक्चुअली जो सरकार है उसको ये करना पड़ेगा, एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी? जो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। चुनाव जीतने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, और ये बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ताकत आपको रूलिंग क्लास के समर्थन लिए बिना, यानी कि रूलिंग क्लास की मदद के बिना बहुत मुश्किल है। या फिर वर्किंग क्लास के अंदर इतना एंथुजियाज्म आ जाए, जो होता नहीं है, क्योंकि इतने जानकार होते ये तो फिर बात ही क्या होती, इतने कनेक्टेड नहीं होते। तो रूलिंग क्लास से आपको पैसा, पावर लेना पड़ेगा ही चुनाव जीतने के लिए।
तो इसलिए आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि थोड़ा रूलिंग क्लास का भी सुनो, थोड़ा वर्किंग क्लास का भी सुनो। और चुनाव जीतने के लिए आपको सिर्फ 30% या 35% वोट अगर आपको मिल गए तो आपकी सरकार बन सकती है। तो ये सिस्टम है। 30-35% वोट का क्या मतलब? अब जब आप चुनाव में वोट देने जाएंगे कभी भी, तो आप देखते होंगे 20 लोगों की लिस्ट होगी। आप वोट किसे देंगे? एक ही आदमी को देंगे। उन 20 में से आप उसी आदमी को वोट दोगे जिस आदमी के का आपने नाम सुना है या कभी देखा है या कुछ जानते हो। जिस आदमी का ना नाम सुना, ना देखा, ना कुछ नहीं जानते, उसको आप कभी वोट नहीं दोगे। तो एक्चुअली में 20 लोगों में से आप सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों को जान पाओगे जो बड़े लोग हैं, बाकियों को जो जान ही नहीं पाओगे। अब आपका पड़ोसी खड़ा हो गया हो, उसने बता दिया, वो अलग चीज़ है। तो अब ऑप्शन सिर्फ 4-5 लोगों का है। अब 4-5 लोग हैं, मान लीजिए किसी को 30% वोट मिला, किसी को 20% वोट मिला, फिर किसी को 25%, किसी को 25%। ये 4 पार्टीज हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट मिला इस पार्टी को, ये जो पार्टी है। तो 30% ये सबसे ज़्यादा मिला। तो मान लीजिए कोई स्टेट है जहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से सीट्स हैं, तो 30% वोट इस सीट में मिला, तो यहाँ पे इस पार्टी की सरकार हो गई। तो ऐसे ही पूरे की पूरी सीट्स इनके पास हो जाएंगी। तो अगर पूरे राज्य में 80 सीटें तो 80 की 80 इस पार्टी को मिल गई। तो ये डेमोक्रेसी में हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो एक बंदे के पास भले ही सिर्फ 30 लोगों ने कहा हो कि हमें इनकी सरकार चाहिए और 70 लोग ऐसे हों जिन्होंने कहा है कि हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए, लेकिन सरकार इनकी बनेगी क्योंकि मैक्सिमम इनके वोट हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। अब दुनिया में होने क्या लगा जब देश बने, अब आपको सिर्फ 30%, 35%, 40% वोट मिल जाएंगे, आपकी सरकार बननी तय है। तो अब यहाँ लोगों से वोट मांगने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको एक्चुअली ग्रुप ही तो बनाना है, एक ग्रुप जो आपका साथ दे। तो ग्रुप बनाने के हमेशा से इतिहास में अगर आप देखें तो 2 तरीके रहे। एक तरीका है पॉजिटिव इंटीग्रेशन और दूसरा तरीका होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन। पॉजिटिव इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है कि आप एक विजन लेके चलते हो और एक पॉलिसीज बनाने की बात करते हो कि हम सब मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, और लोगों से वोट मांगो कि आप हमें वोट दोगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि चारों के चारों वही बात बोल रहे हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, आप जब ये काम करने आओगे आपको बहुत काबिल होना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, आपको वाकई में रूलिंग क्लास से पंगा लेना पड़ेगा अगर आपको आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनानी है। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस रास्ते में, और ये सब काम आप पूरा मेहनत से करते रहो सालों साल, तब जाके कुछ होगा। और क्या पता, हो सकता है इतना करने के बाद आप अगली बार चुनाव में वोट मांगने आओ तो क्या पता अब भी लोग खुश ना हो, क्या पता। अब दूसरा तरीका है नेगेटिव इंटीग्रेशन। नेगेटिव इंटीग्रेशन यानी कि अब इंसानों की एक फितरत होती है, इंसान हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स जिसको कहते हैं। तो किसी भी इलाके में अब एक नस्ल के लोग हैं, दूसरे नस्ल के लोग हैं, या एक धर्म के, दूसरे धर्म के, तीसरे धर्म के, या भाषा के लिहाज से, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रुप बने होते हैं। तो नेगेटिव इंटीग्रेशन ये मतलब होता है आप किन्हीं लोगों की तरफ इशारा करो और आप ये कहो कि ये लोग दुश्मन हैं, ये दुश्मन है। जैसे ही आप ये बोलोगे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो लोग खुद को एक जैसा समझते हैं। तो जिन लोगों की तादाद ज़्यादा है, जैसे जर्मनी में जो एक तरफ जर्मन लोग हैं और दूसरी तरफ जर्मन लोग ही हैं लेकिन ज्यूज हैं जो यहूदी हैं। हिटलर ने कहना शुरू किया कि ये जो यहूदी लोग हैं ये बहुत बुरे होते हैं, किसी लायक नहीं होते, और ये हमारे देश पे बोझ हैं, ये हमारे जो कल्चर का जो सिग्निफिकेंस है उसको मानते नहीं हैं, ये जर्मन खून को खराब कर रहे हैं, हमारी ब्लड लाइन खराब कर रहे हैं, ऐसे तमाम तरह की बातें। तो पूरा का पूरा इलाका एक साथ इकट्ठा हो जाता है ऐसे, इससे कहते हैं नेगेटिव इंटीग्रेशन। और इतिहास में ऐसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश के जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको इशारा करके बोला है कि ये दुश्मन है,
इनकी वजह से हमारा देश खराब हो रहा है, ये लोग खराब लोग हैं, इनकी नीयत पे भरोसा नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और ये बातें बोल के एक बड़ा ग्रुप बन जाता है और 30% 35% लोग भी अगर आपके साथ आ गए तो आपकी सरकार बन गई। और ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका। मतलब क्यों? आप किसी काबिल ना हो फिर भी आप वोट मांग के वोट ले सकते हो, आप सरकार बना सकते हो। और सरकार में आने के बाद आपको कोई काम नहीं करना, आप कुछ ना करो तब भी चलेगा। आपको क्या करना है, आपने जिन लोगों को दुश्मन दिखाया है उन लोगों से हक और अधिकार छीनने की कोशिश करो, छीन लो हक अधिकार। आप उनके खिलाफ गुंडागर्दी करना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा करना शुरू कर दो, आप उन लोग को मरवा दो। ऐसे इतिहास में ना जाने कितने हुए हैं, बोस्निया से लेके कहाँ कहाँ एक से एक वाक़ये हुए हैं। आप खून खराबा करा दो। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगले चुनाव में आप फिर आ जाओगे कि हाँ मैंने किया, और आप फिर से आपको उतने वोट मिल जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है। तो ये दो तरीके हैं। तो इस नेगेटिव इंटीग्रेशन का ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पूरी दुनिया में, हमेशा यूज़ होता आया है, आज भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ी आयरनी है कि देश बनाए गए ये सोच के कि सब गरीब लोग देश बनाएंगे अलग अलग इलाकों में और सब लोग खुशी से अच्छे से रहेंगे, लेकिन जब देश बन गए तो उसी देश के अपने अंदर के लोगों को दुश्मन बना के लोग मारना काटना उनको दबाना शुरू कर दिया। इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब एक आइडिया आया तो उस आइडिया से ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। अब इससे और क्या होने लगा, देश बने तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ यूनिफॉर्मिटी आपको बनानी पड़ती है नेशनल आइडेंटिटी के लिए, कि कुछ तो ऐसे धागे हों जो पूरे देश को जोड़ सकें। तो अब स्टार्टिंग में जब देश बने तो जिन लोगों ने देश बनाया उन्हें पता था देश का मतलब क्या होता है, कि गरीब लोगों ने देश बनाया है कि वो जी सकें अच्छे से। अब अगली जो पीढ़ियां आईं, अगली पीढ़ियों ने देश को इस नज़र से नहीं देखा, उन्होंने देश को इस नज़र से देखा कि ये पूरा हमारा देश है और यहाँ पे इतने परसेंट लोग ये भाषा बोलते हैं, इतने परसेंट ये भाषा, इतने परसेंट लोग ये भाषा, इतने परसेंट लोग इस धर्म के, इतने परसेंट इसके, इतने परसेंट इसके। तो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनके पास ताकत ज़्यादा है, उन्होंने नेशन बिल्डिंग और यूनिफॉर्मिटी के नाम पे अपनी चलाना शुरू कर दिया कि अब ये हमारा देश है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा संख्या हम लोगों की है, तो पूरा देश हमारी ही भाषा बोले, पूरा देश हमारे ही तरीके से सोचे, हमारे तरीके से खाए, हमारी तरह के कल्चर में रहे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेगेटिव इंटीग्रेशन का, कि आप चुनाव में आके बोलो कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसे बड़ा आसान तरीका है। तो ये होने लग गया। तो अगली जो पीढ़ियां आईं, अगली पीढ़ियों में ये मेजॉरिटेरियनिज्म होने लग गया, यानी कि अगर किसी इलाके में सिर्फ मुस्लिम है, अब मुस्लिम में कहीं पे शिया ज़्यादा हैं तो वो सुन्नी लोगों के खिलाफ बोलने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। किसी मुस्लिम देश में सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, शिया कम है, तो सुन्नी लोग शियाओं के बारे में करने लग जाएंगे। तो ऐसा चलता रहा। तो ये मेजॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने ये काम करना शुरू किया और इस चीज़ को फिर से अगली जनरेशन के लोग इसे नेशनलिज्म बोलने लग गए। यानी कि अब जो पिछली जनरेशन का राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म था, अब नई जनरेशन का नेशनलिज्म बिल्कुल अलग है कि अब ये देश हमारा है तो हमारे तरीके से रहे। अब ये देश का मतलब ये नहीं बचा कि ये जितना इलाका है हम सब लोग अलग अलग इलाकों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के, लेकिन हम सब गरीब हैं, गरीब लोग मिलके अपना देश बनाओ जिससे कि हम जी सकें। इस देश के राष्ट्रवाद जो बन गया, शुरू कहाँ से हुआ था और क्या क्या बनता चला गया। इतिहास का एक और सबक, पहले के ज़माने में जो रूलिंग क्लास थी वो राजाओं की और जो चर्च के पुजारियों की या अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं की थी। आज के टाइम में जो नई रूलिंग क्लास है वो है बिग बिजनेसेस की। बिजनेसेस की नहीं, जो छोटे बिजनेस है वो तो मर ही रहे हैं। जो बिग बिजनेस हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, उन लोग की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल बैंक्स के होल्डर्स हैं, जो शेयर मार्केट्स के होल्डर्स हैं, जिन्होंने मोनोपोली बना ली है जिन कंपनीज ने, उन लोगों की। और ये लोग किस हद तक ये रूल कर रहे हैं कि अलग अलग देशों की सरकारों से बड़े हो चुके हैं ये लोग। और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सरकारें बॉन्ड्स निकालती हैं अपने, ये लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं सरकारों के।
ये लोग सरकारों को लोन देते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन्होंने संभाल रखा है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं इनके, मैं वीडियोस अलग अलग बनाता रहूँगा। और जो कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट है, असेंशन टॉक्स के जो स्पेशल्स हैं जहाँ पे, इसमें ये अलग अलग वीडियोस मैं भविष्य में डालते रहूँगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि नई रूलिंग क्लास कौन सी है। और एक और इतिहास का सबक कि आज के टाइम में जो देश हैं ये सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्शंस बचे हैं, कि वर्टिकल प्रोजेक्शंस यानी कि कॉमन टेरिटरी है, कॉमन इकोनॉमी है, ये बस इतना बचा है। नेशंस हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो कोलैप्स करते जा रहे हैं। तो अब ये जो ट्रायंगल है, देश, रूलिंग क्लास और गरीब लोग, इसका खेल बहुत बिगड़ चुका है। देश हॉरिजॉन्टली कोलैप्स करते जा रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़, आज के टाइम में जितने भी इंसान हैं, आधे से भी कम इंसानियत, लेस देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक्चुअल देशों में रह रहे हैं जिनको वाकई में हम देश कह सकते हैं। ऐसे देश बहुत कम है, आधे से भी कम। और देश एक्चुअली किसे कहते हैं? जो डेमोक्रेसी हो उन्हीं को देश कहते हैं। जो डेमोक्रेसी नहीं है टेक्निकली उन्हें देश नहीं कह सकते, वो साम्राज्य हैं, वो किसी राजा के राज्य हैं। अब जैसे रशिया है, रशिया को टेक्निकली तो देश है, लेकिन इस नज़र से देखें तो रशिया देश नहीं है, वो पुतिन का साम्राज्य है। पाकिस्तान टेक्निकली तो देश है, लेकिन वो देश नहीं है, वो अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका साम्राज्य है। अब एक और चीज़, आज के वक्त में ऐसे लोग जो साइंस पे भरोसा नहीं करते हैं, साइंस ये कहती है कि जितने इंसान हैं सब बराबर हैं, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर नस्ल में अच्छे बुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी धर्म के लोग खराब हैं या नस्ल के लोग खराब हैं। साइंस इक्वालिटी की बात करती है, साइंस बेहतरी की बात करती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो साइंस को नहीं मानते हैं, जो खूब ये बात कहते हैं कि नहीं, इस नस्ल के लोग खराब होते हैं, इस देश के लोग खराब होते हैं, इस धर्म के लोग खराब होते हैं। ऐसे तमाम तरह की बातें करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, साइंस का भरोसा नहीं करते। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं, इनकी सरकारें बन जाती हैं, और जब पूरे देश का कंट्रोल इनके पास आता है तो ऐसे लोग जो साइंस का भरोसा नहीं करते, इनके हाथ में एटम बॉम्ब्स का कंट्रोल होता है, फाइटर प्लेन्स का कंट्रोल होता है, स्पेस मिशंस का कंट्रोल होता है। यानी कि साइंस के जो एपिटोम क्रिएशंस हैं, ये उन सब चीज़ों का कंट्रोल इनके पास होता है, उन लोगों के पास जो साइंस की बात नहीं मानते। इनको लड़ाई करनी होती है जब, तो साइंस का इस्तेमाल करके लड़ाई करेंगे। इनको अपना चुनाव का प्रचार करना होता है तो साइंस का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप और हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इनके राजनीतिक विचार की बात आती है तो साइंस का इस्तेमाल वहाँ छोड़ देते हैं। कायदे से अगर आपको धर्म या नस्ल की लड़ाई करनी है तो आपको साइंस का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आप तलवार भाले उठा के लड़ना शुरू कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। इनके हाथ में ये बंदूक और ये सैटेलाइट्स और ये सब नहीं होना चाहिए। खैर, अब लास्ट में एक चीज़, हम हिंदुस्तान हैं और हमने पूरी दुनिया में जितने भी आज़ादी की लड़ाइयों का एक क्रेडल रहा है, हमने दुनिया को दिखाया है कि ऐसे भी आंदोलन किए जा सकते हैं। और हज़ारों लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई हुई, जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे, जितने लीडर्स रहे, ये सब लोग अच्छे अच्छे परिवारों के थे, अमीर घरों के थे। ज़्यादातर कई सारे लोग विदेशों में पढ़ के आए थे। ये वो लोग थे जो अगर चाहते तो अपनी ज़िंदगी इतने ऐशो आराम में गुजारते कि बिल्कुल अय्याशी में जीते, ठाठ में जीते। लेकिन ये वो लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ छोड़ दी, कुर्बान कर दी, सारे ऐशो आराम कुर्बान कर दिए, सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आए। यहाँ पे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, लाठी खाई, गालियाँ खाई, जेल गए, बार बार जेल भेजे गए, उनके साथ उनके परिवार वालों को भी जेल भेजा गया। तो जितने भी सैक्रिफाइसेस दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, हम किस लिए दिए? इसीलिए दिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हिंदुस्तान की हैं, इन पे हक और अधिकार रहें। तो सबक ये है इतिहास का कि आपके जो हक और अधिकार हैं, इनको कभी मत खोइएगा, क्योंकि अगर आपने अपने हक और अधिकार खो दिए, वो देश का सिस्टम एक बार टूट गया तो वापस ये देश का सिस्टम नहीं खड़ा हो पाएगा जल्दी।
और आपने अपने हक और अधिकार खो दिए तो वो सब जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी अपनी अपनी जिंदगियों की, वो सब की कुर्बानियां बर्बाद हो जाएंगी। और जाते जाते एक और आखिरी सबक, हम हिंदुस्तान हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और कनेक्टेड हैं दुनिया से हम आज भी। और हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहे हैं। हम कोई जिम्बाब्वे, जाम्बिया, टोगो ऐसे कोई देश नहीं कि हमारे देश में चलो कुछ भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदुस्तान हैं। हम अगर कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया हमें देखती है और उनको भी ताकत मिलती है। हम अच्छा करें तो अच्छे के लिए ताकत मिलेगी, हम बुरा करें तो बुरे के लिए ताकत मिलेगी। तो हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और आज के टाइम में इंसानियत एक से एक बड़े बड़े चैलेंजेस के सामने खड़ी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो अलग अलग तरह के इतने चैलेंजेस हैं कि उनके अलग स्पेशल्स बन सकते हैं। तो इतने चैलेंजेस के आगे इंसानियत खड़ी है कि आज इंसानों ने अगर ढंग से काम शुरू नहीं किया तो इंसान एक सिविलाइजेशन के तौर पे खत्म हो सकते हैं। तो ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि हमारा जो देश इतनी कुर्बानियों के बाद बना है, ये देश का सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। और आपके हक अधिकार कभी मत खोइएगा, क्योंकि ये दुनिया तो तैयार बैठी है, ये दुनिया तैयार बैठी कि आपके हक अधिकार छीन लिए जाएं और आप बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल दर्दनाक जिंदगी जिएं और इन रूलिंग क्लास के लोगों की सेवा करते रहें। तो दुनिया तो चाहती है कि आप अपने हक अधिकार भूल जाइए। ये आप पे है कि आप कहाँ पे लकीर खींचते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा मैं अपने हक और अधिकार नहीं दूंगा।